हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं शेखर जोशी द्वारा चर्चित कहानी गलता लोहा पढ़ेंगे, जो यह कहानी बताती है कि वर्तमान परिस्थितियों में जातीय अभिमान बेईमानी है। मेहनतकश लोग चाहे वे जिस जाति के हों, आपस में भाई भाई ही हैं। जातीय अभिमान का लोहा अब गलकर एक नया आकार ले रहा है, जिसे मेहनतकश वर्ग कहा जाता है। इस कहानी में दो पात्र हैं। जो बंशीधर पुरोहित का पुत्र है मोहन, जो बहुत ही तेज बुद्धि वाला है। दूसरा है गंगाराम लोहार का पुत्र धनराम, जो कि बुद्धि में तेज नहीं था, लेकिन दोनों मोहन और धनराम एक ही प्राइमरी पाठशाला में साथ ही रहकर पढ़ाई किया करते थे। कहानी पढ़ते हैं। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। अनायास माने अचानक। शिल्पकार यहाँ कारीगर के लिए कहा गया है, यानी कालीगर मोहन के लिए कहा गया है। मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनगूंज माने आवाज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए देख दूर से सुनता रहा था। यानी कि मोहन जो था ना, वो उसी दुकान से, कारीगर की दुकान से या मोहल्ले से निकल रहा था, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी की आवाज़ शेष है, यानी सुननी है। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज़ ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। यहाँ पर निहाई कहा गया है, जिसपे लोहे की एक बहुत वजनदार लोहा होता है, जिस पर रख करके लोहे की चीज़ों को गर्म करके पीटा जाता है, जिसको निहाई बोलते हैं, जो लोहारों के पास में ही होती हैं। लंबे बेंट वाले हंसवे को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि वह अपने खेतों के किनारे उग गई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर आएगा। बूढ़े बंशीधर जी के बुते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बुते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते थे। यानी मोहन जो है ना, वो बंशीधर के पुत्र थे, और उन्होंने देखा कि जब पुरोहिताई से यानी पंडिताई गिरी से, यानी कि पूजा पाठ से अब काम चलने वाला नहीं है, इस वजह से वह रोज हंसिया लेकर जाता था, जिसको घास वास काटने के काम लेते हैं। और उसके पिता भी बुजुर्ग हो चुके थे। इस तरह से इतना कठिन श्रम और व्रत उपवास भी नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उसे सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा, आज गढ़नाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ कराना अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बुते की नहीं, एक भी कहा जा सकता है। कुछ समझ में नहीं आता। यानी कि पंडित जी को कुछ काम मिला था पुरोहिताई करने का, अब वो इतने बुजुर्ग हो चुके थे कि वो अब नहीं चल पा रहे थे। मोहन उनका आशय न समझता तो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उससे अभ्यास ही है और न वैसी ही गति। यानी कि पुरोहित का काम मोहन को नहीं आता था और ना ही वो करने की कोशिश कर रहा था। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह से कूद हो चुकी। यानी कि जो हंसिया होता है ना, धार नहीं थी उसमें, जिससे घास नहीं कट सकती थी। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से मट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था। धोकनी होती है जिसमें आग को जलाने का काम करते हैं, हवा आती है, उससे आग और जलती है, जिससे लोहे को गर्म किया जाता है। अब उसको उलट पुलट रहा है। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा। कनिस्तर यानी कुर्सी के लिए भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर खाली पीपे जो होते हैं ना, उस पर बैठा था, कनिस्तर पर बैठा था। कारीगरों को पर की निगाहों से देख रहा था, और मोहन पूरी तरह से धनराम को देख रहा था कि उसकी कारीगरी कितना अच्छा वो कार्य कर रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे। लल्ला अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। यानी कि वो बचपन की बातें करने लगे थे जब वो स्कूल जाया करते थे। मोहन और धनराम और उनके मास्टर जी दोनों हो
हो होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरे थे। थोड़ी देर पहले तक दमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया, वह खड़े स्वर में पूछ बैठते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? जैसे कि पहले गांव में क्या होता था, सरकारी स्कूलों में बैठे रहते थे और लोग बच्चे ही अपनी तरह साथ में सब काम कर लिया करते थे, प्रार्थना भी स्वयं कर लेते थे और मास्टर जी बाद में ही आया करते थे। ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह को दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुँचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज, यानी कि मॉनिटर था मोहन, और स्वयं वो चिल्लाते थे कि मोहन नहीं आया है। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। कौन? मोहन। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। कौन? जो लोहार का पुत्र था, धनप्राण। पकड़ इसका कान और लगा उससे यह 10 उठक बैठक। वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाई, यानी पिटाई की है या कान खिंचवाए हैं। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई थी बात, जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह उसे मोहन का अधिकार ही समझता था, क्योंकि वो नीची जाति का था और मोहन पुरोहित का बेटा था। तो बचपन से ही उसके मन में भावना भर चुकी थी कि ये हमसे उच्च जाति के हैं, इसलिए वो उनका कभी विरोध नहीं करता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं थी। और धनराम में गांव के दूसरे खेतिहार मजदूर परिवारों के लड़कों के साथ किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुँह देख पाया, यानी तीसरी क्लास तक ही वो पढ़ाई कर पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ 13 का पढ़ा सुना? 12 तक का पढ़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पढ़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13 है, यानी कि वो पढ़ाई पढ़ा है हिंदी में कि 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सट्टाक एक शंटी उसकी पिंडलियों पर मस्साब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला। संटी यहाँ लकड़ी के लिए कहा गया है कि जा, गांव में पहले बहुत बच्चों की पिटाई किया करते थे मास्टर जी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था। फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। और मास्टर जी गुस्से में आकर के त्रिलोचन नायक जी धनुआ को बहुत रेसे पीटने लगे। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। मास्टर जी की एक विशेषता थी कि जिसको पीटना होता था वो स्वयं ही अपने लिए हथियार भी यानी लकड़ी खुद ही लाया करता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से ही अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार चुन रहा है। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लिए उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जुबान की चाबुक लगा दी, यानी कि उन्होंने अपशब्द कहना शुरू कर दिया। डंडे तो नहीं लगाए, लेकिन उन्होंने अपशब्द कहना शुरू कर दिया। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें?
अपने थैले से 5-6 दरातियाँ भरा है ये, निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझा लिया। यानी कि उसके पिता ने धोखनी या फूकनी यानी कि उसका जो पुश्तैनी काम था उसमें उसको सीखने में लगा दिया। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। घन यहाँ पर बहुत भारी हथौड़ा होता है जो लोहे को पीटने में काम लिया जाता है। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का वेद चुनने की छूट देते थे, वहाँ गंगाराम उसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर क्षण वेद हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, यानी कि उसके पिता अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। धनराम ने सहज भाव से उसकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम को ऑफर कहने लगे। यानी कि जो उसके पिता काम किया करते थे, छोटी उम्र में ही धनराम ने उस काम को संभाल लिया। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को कई हद तक सिद्ध कर दिया। यानी कि वो अपनी आजीविका कमाने के लिए उसको छात्रवृत्ति यानी उजीफा भी मिल गया, स्कॉलरशिप मिली। साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। जो प्राचीन समय से पुरोताई का काम चला आ रहा था, अब धीरे धीरे करके वो समाप्त होने लगा था। दान दक्षिणा के बुते पर अब घर नहीं चल रहा था। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटाना चाहता था, गरीबी मिटाना चाहता था, यह उनकी आर्थिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने पर से भी सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल था, वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली जो ठंड थी या नदी पड़ती थी उसकी समस्या अलग थी। तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मंदा लौट आता। पुराणों की कथाओं में भी विद्यावसने यानी पढ़ने लिखने की बातें कही गई। बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश भी करते रहते थे कि किसी तरह से ये बच्चा पढ़ लिख जाए। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। यानी कि मोहन को अपने यजमान यानी कि जो उनके किसान थे, जो उनके यजमान थे, वहां पर उनको रहने के लिए निश्चय किया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर नदी के जब पानी कम होता था तब वह गांव लौट आता था। लेकिन जैसे ही बरसात का समय आता था वो अपने मित्र के यहाँ छोड़ दिया करते। संयोग की बात है, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर आया तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ जगाड़ और पात पतेल आने यानी घास फूस पत्ते कूड़ा कड़वा सब नदी में बहते हुए आया। अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न मटमैले पानी का रैला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पर पहुंचने में सफल हो चुके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ के से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वो मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ जहाँ 4 प्राणी हैं और एक यानी कि मोहन को ना रमेश के घर में रहने के लिए उन्होंने इजाज़त दे दी। धन्यवाद।